हेलो एवरीबॉडी, आईएएस वर्सेस वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है ट्रांसमिशन लाइन के सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 149 हमारे सीरीज का है, ए ट्रांसमिशन लाइन ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। ध्यान से देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो ट्रांसमिशन लाइन का वो है रियल। ठीक है, मीन्स या तो लॉसलेस होनी चाहिए या डिस्टोर्शनलेस होनी चाहिए ट्रांसमिशन लाइन। इतना हमें यहां से फील हो गया। इज टर्मिनेटेड विद एन अननोन लोड, इसका मतलब क्वेश्चन को आगे रीड करते जा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस Z0 है, इसको जिससे टर्मिनेटेड किया गया है वो लोड ZL अननोन है, पता नहीं है इसका वैल्यू। अच्छा, इसका मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम बना दिया आप। तो हम जो सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर्स पढ़े हमने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। यहां तक देख करके इतना समझ में आ रहा है, और आगे रीड करते हैं तो समझ में आएगा। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ VSWR ऑन द लाइन इज इक्वल टू 2। VSWR जो है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है 2 है। हालांकि ये समझा था हमने करंट के लिए जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता था और वोल्टेज के लिए जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता था वो एक दूसरे के नेगेटिव होते थे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना नेगेटिव पॉजिटिव होने से लिए, इसलिए VSWR बोले या ISWR बोले स्टैंडिंग वेव रेशियो तो सेम ही होता है। बस ये वोल्टेज की वेव के मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो होगा, वो करंट की जो वेव बन के आ रही होगी उसके मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो होगा। फर्क बस इतना सा होगा कि कहीं पर वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा होगा तो जरूरी नहीं है कि वहां करंट मैक्सिमम आ रहा है, करंट मैक्सिमम और कहीं पर आ रहा होगा, वो अभी हम समझेंगे किसी क्वेश्चन में ये चीज जरूरत भी पड़ेगी, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द मेजर WR ऑन द वैल्यू ऑफ VSWR ऑन द लाइन इज इक्वल टू 2 एंड ए वोल्टेज मिनिमम पॉइंट इज फाउंड टू बी एट द लोड। जो ये लोड है इसी पे वोल्टेज मिनिमम पॉइंट फाइंड किया गया है। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन में जब भी बोले कि वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो इंसिडेंट वाले वोल्टेज की होगी या रिफ्लेक्टेड वाले वोल्टेज की होगी या रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव की होगी। तो रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव की होगी हमेशा। अगर बोल रहा है ना, जब तक ये ना बोले कि इंसिडेंट वेव के लिए या रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, जब तक बाय डिफॉल्ट वोल्टेज के वेव के लिए बोलते वोल्टेज या करंट, तो उसके स्टैंडिंग वाले वेव के लिए होगी। तो स्टैंडिंग वोल्टेज का वेव का जो मिनिमा आ रहा है क्या है, वोल्टेज मिनिमम पॉइंट इज फाउंड टू बी एट द लोड, लोड पर ही मिनिमा है। फिर आगे जाके इस तरीके से ये होगा, मिनिमा लोड पर ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लोड इंपिडेंस इज देन, लोड इंपिडेंस पूछ लिया है कितना होगा। अच्छा, जो SWR होता था उस SWR से हम गामा तो नहीं बट गामा का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। याद आ रहा होगा रिलेशनशिप ये बन के आया था S-1/S+1, बिल्कुल याद आया होगा, है ना। और जिसको याद नहीं आ रहे हो, जो रिलेशनशिप्स हमने इससे पहले सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर्स के पढ़ लिए हैं, वो एक बार और रिवाइज कर लेना। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवाइज कर लेना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले। ठीक है, चलिए क्या होता था S-1/S+1, S is 2, 2 - 1, 1 divided by 2 + 1 3, 1/3, 1/3 मैग्नीट्यूड है, मींस रिजल्ट गामा जो होगा वो -1/3 भी हो सकता है, -1/3 का मैग्नीट्यूड तो 1/3 होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रियल वैल्यू हो, कुछ x, कुछ इमेजिनरी वैल्यू हो y, √(x²) रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1/3 बने। भाई कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है ना गामा, तो गामा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। यहां पर जो S गिवन है उससे हमने गामा का मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया। अब गामा फाइंड क्यों कर रहा हूं मैं, मुझसे तो ZL पूछा था ना। गामा जो होता है वो ZL से रिलेटेड होता है, ZL - Z0/ZL + Z0। अगर गामा है हमारे हाथ में, लोड पर जो ये जो रिलेशनशिप आता है ना वो भी गामा लोड पर आता है इससे। ठीक है, तो गामा लोड पर जो अगर हमें पता है तो लोड से रिलेटेड ऐसा होता है, लोड पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ZL - Z0/ZL + Z0। ZL की वैल्यू आ जाएगी Z0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा। अच्छा, ZL की वैल्यू भी नहीं पूछी है। एक और बात, ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने, ZL की वैल्यू नहीं पूछी, बल्कि ZL की प्रॉपर्टी बतानी है कि वो प्योर रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है या कॉम्प्लेक्स होगा ZL। तो उसके लिए भी हमें गामा की वैल्यू चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए। Z0 तो प्योर रियल है, ये वैल्यू कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उससे फिर ZL के बारे में कुछ कमेंट कर पाएंगे। तो अब गामा की वैल्यू फाइंड करते हैं। गामा की वैल्यू गामा के मैग्नीट्यूड से ऐसे रिलेटेड होती थी, याद आ रहा होगा, वेयर थीटा वाज गिवन बाय 720 ऑफ x min
बाय लैम्बडा माइनस 1/4। एक्स मिन मीन्स फर्स्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पर है लोड से, लोड पर ही है फर्स्ट मिनिमा, इसलिए लोड से आगे गए ही नहीं बिल्कुल भी, लोड से क्योंकि बिल्कुल भी आगे नहीं गया इसलिए लोड से कितनी डिस्टेंस पे, 0 डिस्टेंस पे। एक्स मिन अगर 0 होगा तो ये -1/4 इंटू 720 हो जाएगा -180 डिग्री। सही किया ना मैंने, ठीक है, -180 डिग्री। अब e रेस्ट पावर जे थीटा में ये पुट करोगे तो गामा का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/3, e रेस्ट पावर जे थीटा हो जाएगा e रेस्ट पावर -j180, जिसको आप बोल सकते हो 1/3 cos थीटा मीन्स cos 180 माइनस j, माइनस है ना क्योंकि -j sin 180। sin 180 की वैल्यू तो 0 होनी है, इमेजिनरी पार्ट खत्म गायब। cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो ये रिजल्ट बना -1/3। तो हमारा जो गामा है वो -1/3 है, मींस ZL माइनस Z0, Z0 कोई रियल नंबर है, ठीक है। x प्लस JY कॉम्प्लेक्स जैसे लेके चलते हैं ना, उसमें से केवल x है, रियल है तो मैं रेजिस्टिव है R कह दे रहा हूं, मान लो R0 डिवाइड बाई ZL प्लस R0 इक्वल टू -1/3। अब सुनिएगा, अगर ZL कैपेसिटिव या इंडक्टिव हुआ तो इमेजिनरी वैल्यू के साथ होगा, इमेजिनरी में कुछ माइनस कर रहे हो और उसी इमेजिनरी वैल्यू में कुछ प्लस करो। मैं बोल रहा हूं इंडक्टिव हुआ प्योर या कैपेसिटिव हुआ कुछ, तो प्योर इमेजिनरी वैल्यू होगी, उस प्योर इमेजिनरी वैल्यू में कुछ माइनस करूं और उस प्योर इमेजिनरी वैल्यू में कुछ प्लस कर दूं, तो ये दोनों डिफरेंट बनेंगे। ये रियल वैल्यू है ना, मतलब ये कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू में अगर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वैल्यू का डिवाइड करोगे तो रिजल्ट सॉल्व करके रेशनलाइजेशन सॉल्व करोगे। रेशनलाइजेशन पता होगा ना, ZL माइनस R0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करते हैं ना हम रियल पार्ट और प्योर इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने में, तो कुछ ना कुछ रियल पार्ट और कुछ इमेजिनरी पार्ट आएगा ही आएगा। बात यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो इसका मतलब आप कह सकते हो प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स होने के केस में भी ऐसा होगा, रियल पार्ट तो खैर इसके साथ निकल जाएगा बट सेम तो नहीं हो सकता ना, इसमें जो भी ऐड हो रहा है वो -R0 के साथ, इसमें +R0 के साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कुछ रह जाना, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। हाँ रियल हो सकता है, अगर ये रियल है, रियल में से एक रियल नंबर को माइनस करें, कुछ वैल्यू आगे मान लो, रियल उसी में दूसरा रियल नंबर ऐड करें, कुछ वैल्यू आगे, दोनों का रेशियो देखें तो रियल बन सकता है, रियल डिवाइड बाय रियल तो रियल बन सकता है ना, बट ये रियल होगा कैसा? ये वैसे तो आप बोल सकते हो अब ये रियल वैल्यू होगी, मींस आप प्योर रेजिस्टिव पर टिक करके निकल सकते हैं। फिर भी मेरा एक क्वेश्चन रह जाता है, आगे जरूरत पड़ सकती है, कंसेप्ट यहां से बना लेते हैं हम। देखना ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ZL माइनस R0 कुछ नेगेटिव बनना चाहिए, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव बनेगा रेजिस्टिव के साथ ऐड होकर के, कुछ नेगेटिव में पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तब तो नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव कम बन सकता है जब ZL R0 से कम रह जाए। तो आप कह सकते हो यहां पर जो ZL होगा वो R0 से कम होना चाहिए, तभी रिजल्ट जो है वो नेगेटिव बन करके आ सकता है। तो हम अभी आंसर तो कह सकते हैं प्योरली रेजिस्टिव। हाँ अगर क्वेश्चन में और तरीके से पूछा जाता, अगर ये दूसरे तरीके से, तो क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है Z0 उसकी भी वैल्यू दी जाती तो आप कैलकुलेट कर लेते, फिर ZL का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऐसे आगे आ सकते हैं क्वेश्चन, आ सकते हैं क्या, मैं कह रहा हूं आएंगे क्वेश्चन, इसलिए तैयार हो जाइए, आगे क्वेश्चन करने वाले हैं ऐसे हम। मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले आप खुद से उनको सॉल्व आउट करने का ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए 50 ओम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इसका 50 ओम है, हैज प्योर रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम, J 100 ओम, रिएक्टेंस प्योर है, पॉजिटिव है, रिएक्टेंस है मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, इमेजिनरी है प्योर, और ये J 100 ओम का है, ठीक है। As its load, the VSWR on the line, लाइन पर VSWR पूछ लिया, VSWR बोले तो S बोले तो S इक्वल टू मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो स्टैंडिंग वेव का, लेकिन स्टैंडिंग वेव है क्या, दिख रही है क्या हमें स्टैंडिंग वेव? अब बोलोगे बना लो, कैसे बना लो, पता है क्या हमें इंसिडेंट वेव कितने, कैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो कैसे कैसे कंप्लीट हो रही होगी, कहाँ उसका मैक्सिमा कहाँ मिनिमा होगा, रिफ्लेक्टेड वेव कैसे बनेगी, कितने फेज डिफरेंस में बनेगी, दोनों का रिजल्ट बनाने बैठो, बना नहीं सकते ना, तो ये तो छोड़ दिए, ये आज तो छोड़ दो कि हम S डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। फिर दूसरा तरीका S का, S इक्वल टू 1 प्लस मोड गामा बाई 1 माइनस मोड गामा, हमें S फाइंड करना है तो करना पड़ेगा ऐसे, और तो कोई चारा नहीं है ना। S दो ही तरीके से बता सकते हो आप, या तो स्टैंडिंग वेव दिख रही हो आपको उसके मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो, या आप S बता सकते हो गामा के मैग्नीट्यूड से, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड से, और ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जिसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो वो लोड पर हो, जरूरी नहीं है कहीं पर भी देख सकते हो। याद आ रहा होगा आपको, हमने समझा था अगर लाइन लॉसलेस हो
तो लोड पर देखें या किसी भी जगह पर देखें, पूरी ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन में हर जगह पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो चेंज हो रहा होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो लेक्चर में जाकर के पहले ये जरूर देख लो, कोई रटने वाली बात नहीं, हमने समझा है वहां पर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहीं पर भी फाइंड कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा हर जगह पर। तो आप जब भी हो तो सबसे सिंपल होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लोड पर फाइंड करें, जिसका एक्सप्रेशन ये होता है ZL माइनस Z0 बाय ZL प्लस Z0। बिल्कुल याद आया होगा आपको, बिल्कुल याद है। चलिए गामा इक्वल टू क्या है, ZL मीन्स J100 माइनस Z0 मीन्स 50 डिवाइड बाय ZL J100 प्लस Z0 50। यहां से आप 50 कॉमन आउट ले सकते हैं तो ये बन जाएगा J2 माइनस 1 बाय J2 प्लस 1। यहां हम गामा का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। अब इतना पता होगा ना आपको, आपने कंट्रोल सिस्टम्स भी पढ़ी है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से अगर रेशियो की फॉर्म में आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ऊपर वाले के मैग्नीट्यूड में नीचे वाले के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। ऊपर वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 5 डिवाइड बाय नीचे का मैग्नीट्यूड का बनेगा √5। अब है तो ये सेम वैल्यू ना, रियल और इमेजिनरी, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हो, स्क्वायर होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए गामा का मैग्नीट्यूड आ गया 1। गामा का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया तो स्टैंडिंग वेव रेशियो आ गया 2/0 मींस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई ऑप्शन है, हाँ है, ये रहा, डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी सिंपल क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करिएगा क्वेश्चन रीड करके, नहीं होता है तो फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, मेरी हेल्प करिएगा फिर। The input impedance of a short-circuited lossless transmission line of quarter wave long. लाइन है quarter wave long मीन्स λ/4। शॉर्ट सर्किटेड है मीन्स इसका लोड जो है वो 0 इम्पिडेंस का है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो प्योर रियल होगा Z0 क्योंकि लॉसलेस है। इसका इनपुट इम्पिडेंस कैसा होगा, कितना होगा तो पूछा ही नहीं उसने, कितना होगा ये कैसे पूछ सकता है वो भाई, जब उसने ZL तो दे दिया, Z0 नहीं दिया, कैसे पूछ सकता है वो कितना होगा, कैसा होगा ये जरूर पूछ सकता है इनपुट इम्पिडेंस। चलिए हम जानते हैं शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पिडेंस जो होता है JZ0 tan बीटा L होता है। लेकिन किसी के माइंड में आएगा कि ये शॉर्ट सर्किटेड क्यों, मैं तो λ/4 के इनपुट इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन, अब याद हो सकता है आपको याद ना रहा हो, अब याद रखना है, लेकिन इनपुट इम्पिडेंस जो λ/4 लेंथ की लाइन हो Z0² होता है कि नहीं होता है, याद आया ना, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी बन के आती थी। तो जब ZL अगर 0 है तो Z0² कुछ भी होता है, चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस ओपन सर्किट। अगर कोई कहता है नहीं इसको समझता हूं मैं, तो बीटा L क्या होगा, बीटा L मींस 2π/λ इंटू λ/4 मींस π/2 और 10π/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। मींस आप बोलोगे ये प्योर रेजिस्टिव प्योर इंडक्टिव ये तो छोड़ो, इनफाइनाइट वैल्यू का साथ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस 50 ओम। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इसका 50 ओम है एंड इज टर्मिनेटेड एट वन एंड बाय, कौन से एंड पर टर्मिनेट होता है, लोड पे ही तो टर्मिनेट होता है, लोड पर टर्मिनेटेड है कितनी वैल्यू के साथ, J50 ओम के लोड इम्पिडेंस के साथ ये टर्मिनेटेड है। VSWR पूछा है। अब तो आई थिंक आपको VSWR फाइंड करने का अप्रोच माइंड में क्लियर हो गया होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने यूज में लिया था। अब भी अगर आपको नहीं हुआ है तो ये लास्ट चांस है यहाँ पर क्लियर करते चलना आगे के क्वेश्चंस में, जिससे आप सेल्फ अप्रोच कर सकें। अगर आपको VSWR फाइंड करना होता है तो आपको स्टैंडिंग वेव दी हुई हो तो उसके मैक्सिमम मिनिमम के रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडिंग वेव नहीं है तो एस आती है आपके माइंड में, ये घूम जाना चाहिए। अगर ये घूमे तो आपके सामने ये गामा होना चाहिए, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, बट गामा है नहीं। गामा है नहीं तो गामा लोड पर फाइंड कर लीजिए, क्योंकि कहीं पर भी फाइंड करो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। ये स्पेशल नहीं बोलता कि कहाँ का गामा चाहिए आपको। इस लाइन में SWR पूछा है तो इस लाइन के कहीं पर भी गामा हो, गामा का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए हर जगह पर VSWR सेम होता है। हालांकि गामा अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। हम लोड वाला फाइंड करते हैं तो लोड वाला ये एक्सप्रेशन होता है ZL माइनस Z0 बाय ZL प्लस Z0। ये भी आप याद हो गया होगा, ये लास्ट चांस था। अब आगे से गामा एट लोड फाइंड करना हो तो सीधे इस तरह से फाइंड करना है। ZL है हमारे पास, Z0 है भी है हमारे पास, ZL है J50 माइनस Z0 इज 50 डिवाइड बाय ZL J50 प्लस 50 कॉमन आउट ले सकते हैं हम, तो हो जाएगा J माइनस 1 बाय J प्लस 1। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ऊपर भी मैग्नीट्यूड रूट 2 आएगा, नीचे भी मैग्नीट्यूड रूट 2 आएगा, मींस 1। ये पिछला सेम क्वेश्चन आ गया, बस डाटा चेंज कर दिया है ना। 1 डिवाइड करें, सॉरी 1 माइनस 1 करेंगे, समथिंग डिवाइड बाय 0 मींस इनफाइनाइट। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो विल बी
इनफाइनाइट। सिंपल क्वेश्चन। अब कसम खा लेनी है हमें, आगे से अगर हमें ZL Z0 दिए जाए, गामा पूछे, गामा लोड पर पूछे, उसके अलावा कोई कहीं और पूछा, तो हो सकता है अभी आपको याद नहीं आ रहा हो। डिस्कस तो किया है हमने एक क्वेश्चन से, फिर उसके बाद जिंदगी भर याद रखना है, ठीक है। ये तो अब याद रखना है। गामा पूछा है बता देंगे हम, एस पूछा है तो गामा जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ये कैलकुलेट कर लेंगे, या आपको एस दिया हुआ है, आप गामा के एक्सप्रेशन से ZL Z0 में से कोई एक चीज दी या दूसरी चीज पूछे। एक क्वेश्चन किया है ना हमने इस तरह का, जिसमें वैल्यू तो नहीं फाइंड की थी, हमने फाइंड किया था रेजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटर, वो सब फाइंड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं और हम डिस्कस भी करेंगे रिपीटेडली, अभी आगे डिस्कशन में भी आने वाले हैं, खुद से ट्राई करिएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लोड इम्पीडेंस 200 प्लस J0 ओम इज टू बी मैच्ड टू ए 50 ओम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। मैचिंग करनी है लोड इम्पीडेंस को, ये लोड है कितने का 200 प्लस J0, जे वाला पार्ट तो भूल जाऊं फिर मैं, 200 ओम का, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का है क्या है 50 ओम। मैचिंग हो ही नहीं सकती। कब होती है मैचिंग? जब ZL और Z0 सेम हो, ये तो मैचिंग हो ही नहीं सकती। पर फिर उसने बोला इज टू बी मैच्ड, इज टू बी मैच्ड मतलब करना पड़ेगा, करो या मरो, या तो करो या फिर क्वेश्चन में मार्क्स ना लेके आओ, करना है हमें, मैचिंग करनी है। इज टू बी मैच्ड करो कैसे भी करके। चलिए तो आगे पढ़ते हैं क्या है। बाय यूजिंग ए क्वार्टर वेव लाइन ट्रांसफॉर्मर, QWT से मैचिंग होती थी, याद आया होगा। कैसे मैचिंग होती थी? ट्रांसमिशन लाइन जिसका लोड इंपोर्टेंस कुछ, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन जिसका कैरेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस कुछ है, लोड इंपोर्टेंस जो दोनों सेम नहीं है, तो बीच में लगा दी जाती थी क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर लाइन। चलिए लगा देंगे, अच्छी बात है, लगा दी जाएगी, हो जाएगी मैचिंग। अब ये क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन का मतलब होगा इसकी लेंथ या तो λ/4 होनी चाहिए, या λ/2 का कोई भी मल्टीपल नहीं चलेगा, याद आ रहा होगा, और मल्टीपल चलेगा, क्योंकि इवन मल्टीपल तो फिर λ/2 की तरह एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन लगा दे तो मैचिंग हो जाएगी। चलिए हो कर देंगे। आगे पूछा क्या उसने, द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ QWT, जो ये आपने क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर लगाया है इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कितना होगा, ये पूछा है उसने। याद आ रहा है? भूल गए? चलिए कोई बात नहीं, भूल गए तो इस क्वेश्चन में क्लियर करते चलना, आगे से याद रखना है। ध्यान से देखना, हम यहाँ इनपुट इंपेडेंस ऐसा बनाते थे कि इसका टोटल इफेक्टिव इंपेडेंस 50 ओम आ जाए, तो यहाँ इनपुट इंपेडेंस की वो कंडीशन लेके आने के लिए Z0 डैश का रिलेशनशिप होता था। अब याद आएगा, आपको याद आ रहा होगा, Z0 डैश इक्वल टू रूट ऑफ Z0 जिसके साथ हमें मैच करना है ट्रांसमिशन लाइन, ZL मींस जिस लोड के साथ इसको मैच करना है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का रूट वैल्यू फाइंड कर लें तो Z0 डैश हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ये अगर GP बन रही हो तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, बीच में ज्योमेट्रिक मीन बन रहा है ना। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे होता है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन का रूट करने तो मिड वाली टर्म आ जाती है, तो ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो Z0 डैश क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 200 इंटू 50, 200 इंटू 50 मीन्स हो गया ऐसा कुछ, सही बोला मैंने, 2 और ये एक 0 यहाँ से और आ गया। इसका अगर आप रूट फाइंड करोगे तो ये बन जाएगा 1000 आ गया ना, मीन्स 10⁻3, 100 इंटू 10 कह सकते हैं, 100 का रूट तो हो जाएगा 10, 10 रूट 10 वैल्यू बन करके आ जाएगी। अब 10 रूट 10 का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लें, उतना ही ये कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो समझ में आओगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है, ए प्योर रेजिस्टेंस लोड व्हेन कनेक्टेड टू ए लॉसलेस 75 ओम लाइन, लाइन जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस 75 ओम है, इसके साथ जिस लोड को कनेक्ट किया गया है वो प्योर रेजिस्टिव है। चलिए मान लिया प्योर रेजिस्टिव है, इंडक्टिव कैपेसिटिव पार्ट नहीं है इसमें। प्रोड्यूसेस ए VSWR 3 ऑन द लाइन, लाइन में VSWR, अच्छा VSWR ऐसा थोड़ी होता है लोड पर यहाँ कुछ अलग यहाँ पर कुछ अलग नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि VSWR तो ऐसा होता है और गामा का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हर जगह पर सेम होता है, तो हर जगह पर सेम होना है, तो इस पूरी लाइन में सेम VSWR होगा। हाँ, फर्क कब आ सकता है कि आधी आगे की लाइन अलग कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की आ जाए मान लो, तो फिर इस वाले पार्ट में अलग होगा, उस वाले पार्ट में अलग होगा। अभी हाल फिलहाल ये एक की 75 ओम की लाइन दे रखी है हमें, इसमें VSWR 3 है, S जो है वो 3 दे रखा है। चलिए मान ली बात। ऑन द लाइन देन लोड इंपिडेंस, अच्छा VSWR 3 ऑन द लाइन, देन लोड इंपिडेंस कैन ओनली बी 25 ओम। लोड इंपिडेंस कितना होगा पूछा ही नहीं, बल्कि खुद ही बता दिया 25 ओम होगा। करेक्ट है मीन्स ये ट्रू है या फॉल्स है, ये पता करना है।
चलिए हम भी फाइंड करें अपना लोड इम्पीडेंस। अगर वो भी 25 ओम आ गया तो हम कह देंगे ट्रू है, और अगर वो गलत आया 25 ओम के अलावा कुछ आया तो हम बोलेंगे फॉल्स है। या और देखते हैं आगे बढ़ के, भाई हम फाइंड तो करें कुछ ZL। अच्छा ZL फाइंड करना है अगर हमें, तो S से गामा का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। गामा का मैग्नीट्यूड क्या होता था, S - 1 बाय S + 1, 3 - 1 2 बाय 3 + 1 4, 1/2। ये गामा का मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा गामा का ये मैग्नीट्यूड आया जो कि गामा से डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड है गामा। और गामा इक्वल टू क्या होता है, ZL - Z0 बाई ZL + Z0। आपको क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है क्या कि Z0 प्योर रियल है, 75 ओम दे रखा है ना, और ZL के बारे में बोला प्योर रियल है। दो रियल क्वांटिटीज के प्लस माइनस करके डिवाइड प्लस प्लस करने से इमेजिनरी वैल्यू तो नहीं आ सकती ना, इसलिए जो गामा होगा ये भी प्योर रियल वैल्यू के साथ आएगा। सुना है बात है, गामा जो कि प्योर रियल वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड है 1/2। कोई प्योर रियल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, प्योर रियल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कब हो सकता है, जब वो खुद क्वांटिटी 1/2 हो, भाई 1/2 का मैग्नीट्यूड 1/2, या फिर वो क्वांटिटी -1/2, -1/2 का मैग्नीट्यूड भी तो 1/2 है। इसके अलावा कोई प्योर रियल क्वांटिटी मैं बोल दूं 5 का मैग्नीट्यूड 1/2 थोड़ी हो सकता है, 5 का मैग्नीट्यूड 5 होगा। मैं बोल दूं 0.3 का मैग्नीट्यूड 1/2 कैसे हो सकता है, मींस यही दो ऑप्शंस हैं, या तो 0.5 पॉजिटिव हो या 0.5 नेगेटिव हो, तभी मैग्नीट्यूड 1/2 बन सकता है। अब देखते हैं, अगर मैं ये मान के चलूं अगर मैं, तो देखना ZL - Z0 बाई ZL + Z0 = 1/2, या आप कह सकते हो 2ZL - 2Z0 = ZL + Z0। ZL वाली टर्म से एक साथ ली तो ये इधर आके हो जाएगी 3ZL, ओ सॉरी यार माइनस होगा ना इधर आके यार, ZL, और ये हो जाएगा 3Z0, मीन्स ZL = Z0 का 3 मल्टीपल, 75 का 3 मल्टीपल। और अगर मैं ये वाला केस लेके चलूं तो देखना क्या होगा, ZL - Z0 बाई ZL + Z0 = -1/2। ये हो जाएगा 2ZL - 2Z0 = -ZL - Z0। ये -ZL आके इधर हो जाएगा +3ZL = इधर हो जाएगा माइनस जाके माइनस ऑफ, सॉरी प्लस जा हो जाएगा उधर जाके सिंगल Z0। तो ZL = हो जाएगा Z0/3। Z0 कितना है, 75/3, 25 ओम। बिल्कुल सही बात है, आ तो रहा है ZL 25 ओम, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बोल रहा है ZL, भाई दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है ना, या तो 75 का 3 गुना भी बोल देता हूं मैं, चलो कितना हो गया 75 का डबल 225, चलिए, या तो 225 बोले या 25 बोले। अगर 25 बोला तो कहां गलत बात कर रहा है, अगर वो बोल रहा है ऑन द लाइन देन द लोड इंपीडेंस भी 25 ओम, तो ट्रू तो है ये, बट यही मिस्टेक कर देंगे हम, केवल 25 है, कैन ओनली हैव 25, तो गलत बात है। अभी खुद ही तो बोल रहा हूं कि 25 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है, तो ये कैसे बोल सकता है कोई हमसे आकर के कि इंपीडेंस 25 ओम ही हो सकता है, कैन ओनली हैव 25 ओम। अगर ऐसा बोला तो गलत बात बोल रहा है। आप उसको बोलोगे ना पकड़ के उसको कि नहीं 25 के अलावा 225 ओम भी हो सकता है, तो झूठ बोल रहा है, तो फॉल्स बोल रहा है। क्लियर है, तो इसका कमेंट हो जाएगा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्लियर हुआ है, समझ में आया होगा ये, ठीक है। देख लेना इसको, हमने दोनों केस देखे, हमें गामा का मैग्नीट्यूड समझ में आएगा 1/2, हमें यहां से समझ में आ गया क्योंकि ये प्योर रियल है तो गामा प्योर रियल होनी चाहिए। प्योर रियल वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड 1/2, दो ही केस हो सकते हैं, +1/2 -1/2। दोनों केसेस में हमने ZL फाइंड करके देखा। अगर किसी केस में 25 आता ही नहीं फिर तो सिरे से ही खारिज कर देते, आप इसको फॉल्स कह देते। लेकिन 25 ओम आ गया और ये बोलता कैन हैव 25 ओम, तो बिल्कुल सही बोलता, लेकिन कैन ओनली बी 25 ओम तो गलत है, इसलिए हमने इसको फॉल्स बोला। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैविंग 50 ओम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस एंड लेंथ λ/4, क्वार्टर वेव लेंथ की लाइन है और 50 ओम का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, लॉसलेस है, डिस्टोर्शनलेस नहीं है। हालांकि 50 ओम है, प्योर रियल है, तो लॉसलेस या डिस्टोर्शनलेस में से होगा कुछ, लेकिन लॉसलेस बोला है। चलिए हो सकता है कहीं यूज में है। एट वन एंड एंड कनेक्टेड टू एन आइडल वोल्टेज सोर्स ऑफ 1 वोल्ट एट द अदर एंड, दूसरे एंड, एक तरफ तो ये टर्मिनेट है शॉर्ट सर्किट से और दूसरी तरफ 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स इज, वोल्टेज सोर्स से कितना करंट ड्रॉन होगा ये पूछा है अब हमसे। ट्रांसमिशन लाइन कितनी लेंथ की है, λ/4 लेंथ की है।
इस पर कितने कैसे टर्मिनेटेड है, शॉर्ट सर्किट से टर्मिनेटेड है। सोर्स कितने वोल्ट का लगाया हुआ है, 1 वोल्ट का लगाया हुआ है। करंट कितनी निकल रही होगी इस सोर्स से, ये पूछा है इसने। कौन से, इस वाले एंड पर कितनी करंट निकल रही होगी। इस सोर्स का खुद का इंटरनल इंपीडेंस कुछ नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट 0 ही लेकर के चलोगे। यहां से कितना करंट आउट हो रहा होगा ये पूछा है इस सोर्स से। आप समझ सकते हैं इस सोर्स से कितना करंट आउट हो रहा होगा। हमें तो ये शॉर्ट फील हो रहा है ना, शॉर्ट सर्किट फील हो रहा है, तो एक 1 वोल्ट को शॉर्ट कर दें तो इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। अगर आप इनफाइनाइट ऑप्शन भी ढूंढते हैं और ये टिक करके निकल लेते हैं तो आपका वहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब बोलो कैसे, सही बात तो है बिल्कुल, शॉर्ट के अक्रॉस में कोई भी सोर्स लगा दो वोल्टेज सोर्स, तो इनफाइनाइट करंट ही तो फ्लो होगा। नहीं, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये सिंपल ये शॉर्ट नहीं किया है बल्कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन में आर एल जी सी होते हैं उन सबके, तो उनका भी तो कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है ना, तो हमें ट्रांसमिशन लाइन के कंसेप्ट ही यूज में लेने होंगे। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप, अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान से देखना। अगर कोई इस तरह से सर्किट देता है आपको, यहाँ एक 1 वोल्ट का सोर्स बोलता है इस 1 वोल्ट के सोर्स से कितना करंट ड्रॉन हो रहा होगा, ये फाइंड करने के लिए आप इस सोर्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है का फाइंड करते हैं कि नहीं करते। इन सब का इक्विवेलेंट R1 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड करके रिजल्ट वोल्टेज में डिवाइड करें, करंट निकल आएगा। भाई नेटवर्क थ्योरी में करते हैं ना, यही काम यहाँ पे कर ले फिर हम। इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस यहाँ कितना है इस वाले टर्मिनल पर, तो आप कह सकते हो ये तो इनपुट इंपीडेंस का फॉर्मूला लगा दो। इनपुट इंपीडेंस क्या होता है शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन का, इनपुट इंपीडेंस शॉर्ट का क्यों, मैं तो λ/4 का याद रखूं ना सीधे। λ/4 का क्या होता है, Z0² और ZL क्या है 0, मीन से हो जाएगा इनफाइनाइट। दूसरे तरीके से ऐसे नहीं आता है, आपको शॉर्ट सर्किट वाला इनपुट इंपीडेंस का एक्सप्रेशन याद आ रहा है, JZ0 tan βL, और क्योंकि लेंथ λ/4 है इसलिए βL की वैल्यू हो जाएगी π/2, tan π/2 इज इनफाइनाइट। तो यहां से कह सकते हो कि इसका इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट हो रहा होगा, इसलिए आप कह सकते हो इस 1 वोल्ट के सोर्स के लिए यहां पे ऐसा फील हो रहा होगा, उसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस यहां पे फील होगा ऐसे ओपन सर्किट। अगर ऐसे ओपन सर्किट है तो कितना करंट निकल रहा होगा इसमें से, क्या बोलोगे आप, करंट कितना आउट होगा, 0 एम्पियर। क्लियर, तो 0 एम्पियर ये रहा ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। इससे तो कुछ पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, ये नेगेटिव और दे देगा आपको। ध्यान से सोच समझ के, ट्रांसमिशन लाइन में नेटवर्क थ्योरी नहीं लगानी है। ट्रांसमिशन लाइन का, इस लाइन का भी कुछ इम्पिडेंसेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो RLGC वगैरह होते हैं, उन सब के इफेक्ट्स होते हैं, लोड का भी इफेक्ट पड़ता है, लेंथ का भी इफेक्ट पड़ता है, उन सब के इफेक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होंगी हमें। समझ में आएगा ये बात। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये मिसकंसेप्ट नहीं रहना चाहिए माइंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। इस क्वेश्चन से जो कंसेप्ट सीखे, आगे बहुत से क्वेश्चंस इस तरीके के बन करके आते हैं, इसलिए उसको माइंड में डाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, ए ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन इन फिगर, ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन इन द फिगर हैव ए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस R0 + J0M। यहाँ पे हम ट्रांसमिशन लाइन सेक्शंस को देखें तो एक तो ये ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन है, एक ये ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन है, और एक ये ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन है। ये 3 है, तीनों में जो ट्रांसमिशन लाइन दी हुई है उनकी लेंथ दी हुई है कुछ डिफरेंट, लेकिन सबके जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो R0 + J0, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, प्योर रियल है। R0 है, रियल वैल्यू है R0, यहाँ से समझ में आ गया। द इनपुट इंपीडेंस Zn, ये इनपुट इंपीडेंस Zn पूछा है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ट्रांसमिशन लाइन को बना दिया ये शो करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ एक ये ट्रांसमिशन लाइन है, कुछ ये लेंथ है, मैं बोलूँ यहाँ कुछ लोड है। मैं अगर इनपुट इंपीडेंस आपसे पूछता हूँ तो क्या गलती कर दी भाई, मैंने पूछ सकता हूँ ना इनपुट इंपीडेंस। हर लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लेंथ कुछ भी हो, हर लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी कुछ दे रहा हूँ मैं, Z0 R0 कुछ भी है जो है। तो इनपुट इंपीडेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है ना, एक्सप्रेशन होता है ना, और वो फॉर्मूला एक्सप्रेशन जो रटा हुआ है आपने, वैसे तो आपने जनरल भी फाइंड किया था गामा के साथ में जो था, किसी भी तरह के लिए लॉसलेस के लिए आपने रटा हुआ है Z0 ZL + J Z0 tan βL। कैसे भूल सकते हो भाई इसको, ये थोड़ी भूल सकते हो आप, Z0 + J ZL tan βL नहीं भूल सकते हम इसको, बिल्कुल कभी भी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हम इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे माइंड में आ जाता है कि नहीं आता। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए आप अप्लाई करेंगे, और हमें जो ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन दे रखे हैं उनके इंपीडेंसेस प्योर रियल है, इसलिए लॉसलेस ही है, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमें हमारे सिस्टम में जहां पर ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो रही हो वहां पे एक लोड दिखे, उस लोड को यूज में लेना होगा ना। यहाँ पे अगर हम देखें इस ट्रांसमिशन लाइन को तो यहाँ पे लोड नहीं नजर आ रहा, इनपुट इंपीडेंस तो पूछा है इसी तरीके से, लेकिन यहाँ कोई लोड नहीं नजर आ रहा, बल्कि आगे दो पार्ट चले गए हैं। अब उन दोनों पार्ट्स पर ध्यान दूं मैं, तो ये वाला ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है, इस ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम का इन दोनों के अक्रॉस जो इनपुट इंपीडेंस होगा और इस ट्रांसमिशन लाइन का इनके अक्रॉस जो इनपुट इंपीडेंस होगा, जो भी आता है भाई, जो भी XYZ आ जाता है, अगर मैं इसकी जगह हटा के ये कह दूं, इसकी जगह हटा के कह दूं, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। उन पैरेलल का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देंगे तो वो हमारे इस सेक्शन के लिए लोड बन जाएगा। इसलिए हमें इस वाले का इनपुट इंपीडेंस फाइंड करना है, इसका इनपुट इंपीडेंस फाइंड करना है, और समझ में आ गया दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, उनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, फिर वो काम कर देना हमें। और इसका फाइंड करते टाइम पे भी ये काम करना पड़ेगा। इस सेक्शन के लिए आप देखोगे लाइन का लेंथ हमें दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हमें दे रखा है, लोड इंपीडेंस हमें दे रखा है, तो इनपुट इंपीडेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, उसी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऊपर वाले सेक्शन के लिए इनपुट इंपीडेंस जो है उसको Zin1 कह रहा हूँ। Zin1 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z0 इज R0। अच्छा, अब इसमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल केस हमने दो केस तो डिस्कस किए थे ना, लेंथ λ/2 हो और लेंथ λ/4 हो। दो लेंथ के लिए तो आपको अगर ये लेंथ स्पेशल दे दी जाए क्या λ/2, तो Zin ZL के इक्वल हो जाता था। सही बात बोल रहा हूं मैं, λ/2 के लिए। और अगर ये लेंथ λ/4 हो तो Zin इक्वल टू क्या हो जाता था, Z0²/Z। ये दोनों तो याद रखने हैं, ये दोनों याद रखना है, कसम खा लो ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अगर हम Zin1 फाइंड करें तो इस वाले का इंपीडेंस क्या बन के आएगा, क्योंकि लेंथ λ/2 है इसलिए लोड वाले आ जाएगा, चलिए 2R0 आ गया। इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर हमने याद रखे λ/2 लेंथ के लिए और λ/4 लेंथ के लिए, ठीक है। Zin2 देखें, अगर हम Zin2 इसका इंपीडेंस हो जाएगा, इसका इंपीडेंस अगर हम देखेंगे तो ये λ/4 लेंथ है, Z0²/ZL, Z0² मींस R0²/ZL मींस R0/2। R0 से एक पावर कैंसिल होगी, 2R0, ये भी 2R0 इसका इफेक्ट और ये भी 2R0। ये 2R0 और 2R0 दोनों पैरेलल में है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो बनेगा 2R0 और 2R0 का पैरेलल, आपको इतना तो पता होगा ना, दो पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस सेम इंपीडेंस जब कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आधा रह जाता है उसका, है ना। तो 2R0 का आधा मींस R0 रह जाएगा। चलिए, लेंथ इसकी कितनी है, λ/2 λ/4 नहीं है बल्कि कुछ और है, इसलिए ये जनरल तो नहीं अप्लाई कर सकते। और इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस तो सभी का R0 था ना भाई, मैंने अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया है, ये इनपुट इंपीडेंस फाइंड करना है अब हमें। बिल्कुल कर सकते हो आप, मेरी हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं है, पॉज लेकर के करिएगा। क्या हो जाएगा, Zin इक्वल टू ये एक्सप्रेशन अप्लाई होगा, Z0 मींस R0, ZL मींस R0 प्लस JR0 tan बीटा इंटू एल, बीटा मीन्स 2π/λ। अच्छा, बीटा एल रहने दे रहा हूँ, एक बार मैं पुट कर दूंगा, कोई बात नहीं, एल इक्वल टू λ/, डिवाइड बाई, पहले एक बार देखते हैं कैसा शक्ल सूरत कैसी नजर आती है इसकी। ZL प्लस JZ0 हो गया, डिवाइड में होता था Z0 मीन्स R0 प्लस JZ0 R0। इतना भी नहीं करता, अगर थोड़ा सा एक माइंड में क्लिक कर जाता आपके कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन का जितना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, लोड भी उतनी वैल्यू का आता है, तो परफेक्ट मैच्ड लाइन होती है। परफेक्ट मैच्ड लाइन के लिए चाहे लेंथ कुछ भी हो, इनपुट इंपीडेंस क्या आता था, वही Z0 तो आता था। याद आया कि नहीं, भूल गए, याद आया ना। अगर मैं वैसे भी करके देख रहा हूं, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, सेम ही तो आ रहे हैं। जब ये दोनों सेम होंगे, ZL और Z0 तो ही तो सेम नजर आएंगे, तो ये बाहर जो दिखा होता है मींस Z0 वही आ जाता है, तो इनपुट इंपीडेंस क्या आ जाएगा, R0। हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कि ये इसका इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया, इसका इक्विवेलेंट फाइंड किया, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड किया, फिर जो रिजल्ट बन के आया उसका इंपीडेंस अगर हमने देखा इनपुट इंपीडेंस तो वो R0 बन के आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात है। चलिए, तो हमने काफी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, इसमें कुछ जो हमने फॉर्मूले सीखे हुए थे उनको कंसेप्चुअली कैसे यूज में लेना होता है प्रॉब्लम से में वो डिस्कस किया, वो समझा हमने, और इससे हमें नए कंसेप्ट्स और बन करके आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा अब आप लोगों को। आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले, और हो सकता है उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें हम। मैंने बताया था ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर से ही ज्यादातर क्वेश्चन बन के आते हैं, तो हम ज्यादातर जब क्वेश्चन जिससे बन के आते हैं उसके लिए प्रिपेयर भी अच्छे से होकर के जाएं, तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।